हेलो। हम लोग अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को देखने की कोशिश करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पीएसआईआर पेपर 2 का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर अपने आप में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस चैप्टर में आपको मेथडोलॉजी के बारे में भी पढ़नी है और साथ ही साथ एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी लेनी ज़रूरी हो जाती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टूल of comparing the polity of the different nations in a nutshell. Therefore, this chapter becomes very important for your PSIR paper 2. Okay, so let's start. So, what is comparative politics? एक दो वर्ड है यहाँ जो आपको सिमिलर नज़र आएंगे, वो है एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और एक है आपका कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो ये जो दो वर्ड्स हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी एक रीसेंट वर्ड है, एक काफ़ी रीसेंट वर्ड है, काफ़ी रीसेंट फिनोमेना है, काफ़ी रीसेंट कॉन्सेप्ट है, एक काफ़ी रिसेंट सब डिसिप्लिन है विद इन अ पॉलिटिकल साइंस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। लेकिन कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है ये काफ़ी एक पुराना सब डिसिप्लिन है जो कि एरिस्टोटेलियन टाइम से चला आ रहा है। कि हम लोग जानते हैं कि एरिस्टोटल ने 153 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था। तो एक जो ललक है कंपैरिजन की, एक जो फिलॉसफी है कंपैरिजन के माध्यम से किसी दो चीज़ों को समझने की या किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना को समझने की, वो एरिस्टोटल के टाइम से ही चला आ रहा है। तो जब भी हम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम एरिस्टोटल का आना चाहिए, क्योंकि एरिस्टोटल ने ही 153 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, उन्हें कॉन्ट्रास्ट किया, एंड देन ही ट्राइड टू प्रिस्क्राइब द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच कैन बी अप्लाइड टू एवरी नेशन। उस वक्त तो नेशन का कॉन्सेप्ट आया नहीं था। नेशन का कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी रिसेंट है। और ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क होगा कि आप ये जानने की कोशिश करें कि नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो कब आया और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का इसमें क्या महत्व था। नाउ मूविंग ऑन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है कि ब्रॉडली यहाँ पे क्या होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, कि जो गोल है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो है कि मेजर पॉलिटिकल सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देखना बिटवीन टू पॉलिटी, बिटवीन टू गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग एक गवर्नमेंट लेते हैं श्रीलंका का और एट द सेम टाइम हम लोग एक गवर्नमेंट लेते हैं फ्रांस का, तो हमारे पास एज ए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के टूल के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो जो गवर्नमेंट है श्रीलंका की या जो गवर्नमेंट है फ्रांस की, श्रीलंका एक पोस्ट कॉलोनियल नेशन है, श्रीलंका एक डीकोलोनाइज्ड नेशन है, ठीक है। फ्रांस एक यूरोपियन पावर है जो कि एक कॉलोनाइजर पावर भी था अपने ज़माने में। तो ये जो डिफरेंट सेट ऑफ नेशंस हैं, तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इन दो दो नेशंस के, इन दो नेशंस की जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन काफ़ी डिफरेंट रही है। कि एक पावर इंपेरियल पावर था, दूसरा पावर कॉलोनलाइज्ड पावर था, दोनों में पॉलिटिक कैसे आगे बढ़ी, दोनों में पॉलिटिक का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये जो मेथड ऑफ कंपैरिजन है यही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। कि टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट nations having different culture, having different history, having different geopolitical importance in the overall global framework, having different strategic importance, ठीक है। तो इन सारे पैमानों के अलग होने के बावजूद हम दो नेशंस के बीच में एक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, दिस इज व्हाट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टॉक्स अबाउट। Okay, so the what is the task of comparative politics? So the task of comparative politics is to develop some perspective on the mixture of constant and variability which characterizes the world's government and context in which they operate. ठीक है, तो हम कुछ constants निकालने की कोशिश करेंगे by method of comparison, हम कुछ variable निकालने की कोशिश करेंगे by method of comparison, और उन्हें एक geopolitical context में place करने की कोशिश करेंगे विथ थियोरटिकल फ्रेमवर्क। कि हाँ भाई, ये कांस्टेंट्स हैं, ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ये डिफरेंसेस हैं, ये वेरिएबल्स हैं जिनके बेसिस पे हमने इस दो पॉलिटी को कंपेयर किया है और उनको फिर हम एक रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। जब हम मॉडर्न अप्रोच की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक चीज़ आनी चाहिए कि फिर ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था। क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कंपैरिजन है, दिस कंपैरिजन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेना, बट दिस philosophy of comparing the two nations has been in persistence since the time of Aristotle। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरिजन है, एक मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरिजन है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था
वो जो अप्रोच था वो कंपैरेटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, पैरोकियल था, स्टैटिक था और मोनोग्राफिक था। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरिजन है वो इससे डिस्टिंक्ट है। जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो इससे डिस्टिंक्ट है। तो जब तो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स, तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इज वन ऑफ द मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Marxist approach is one of the modern approach of comparative politics. Structural functionalism is one of the modern approach of comparative politics. The general system theory of Easton is one of the modern approach of comparative politics. तो ये जितने भी अप्रोचेज हैं वो क्या है? मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। और जो पहले का जो अप्रोच चला आ रहा था वो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, वो कैसे डिस्टिंक्ट था मॉडर्न अप्रोच से? तो वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो कंपैरेटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, पैरोकियल था, स्टैटिक था और मोनोग्राफिक था। अब इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंपैरेटिव था, डिस्क्रिप्टिव था, पैरोकियल था, स्टैटिक था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो था वो नॉन कंपैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव था। कहने का मतलब क्या है कि वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच था उसने बहुत सारे कंट्रीज़ को तो डिफाइन कर दिया था, उनको डिस्क्राइब कर दिया था, उनके ज्योग्राफिकल को, उनके पॉलिटिकल को, उनके सोशल को, उनके कल्चरल सिग्निफिकेंस को तो डिस्क्राइब कर दिया था। लेकिन उसने कंपैरिजन के तौर पे इन चीज़ों को नहीं लेके आया था। सो द ट्रेडिशनल अप्रोच वाज नॉन कंपैरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव। सो इट वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच वाज मेयरली डिस्क्रिप्टिव, इट वाज लाइक एन इंसाइक्लोपीडिया, बट इट वाज नॉट कंपैरेटिव। फॉर एग्जांपल, जब हम फिर से श्रीलंका और फ्रांस का एग्जांपल लेंगे कि जब ट्रेडिशनल अप्रोच श्रीलंका और फ्रांस को देखने की कोशिश करेगा तो वो श्रीलंका का पॉपुलेशन बताएगा, वो उसको फ्रांस के पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करेगा, वो श्रीलंका का ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस बताएगा, उसको फ्रांस के ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस के साथ कॉन्ट्रास्ट करेगा। लेकिन वो जो मेथड ऑफ कंपैरिजन है वो कंप्रेहेंसिव नहीं होगा। वो मेथड ऑफ कंपैरिजन जो होगा वो किसी फ्रेमवर्क पे आधारित नहीं होगा। वो मेथड ऑफ कंपैरिजन जो है वो किसी मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा। और यहीं पे जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो अलग आता है, क्योंकि वो जो अप्रोच ऑफ मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स होगा वो श्रीलंका और फ्रांस को एक मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जांपल, वो जो अप्रोच होगा वो जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ डेविड ईस्टन लेके आएगा और उसके बेसिस पे वो कंपैरिजन करने की कोशिश करेगा कि श्रीलंका और फ्रांस के पॉलिटी में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शनलिज्म लेके आएगा और फिर वहाँ के बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करेगा कि श्रीलंका और फ्रांस के बीच के पॉलिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या वेरिएबल्स है, क्या कांस्टेंट है। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स था, ये जो अप्रोच था वो डिस्क्रिप्टिव था, वो बस डिस्क्रिप्शन देता था और नॉन कंपैरेटिव था। तो कहने का मतलब क्या है कि दैट वाज मोनोग्राफिक इन नेचर। ठीक है, कि वो बस एक ग्राफिकल डिटेल देता था किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का, किसी भी पॉलिटी का, विदाउट डाइवर्जिंग मच इनटू द साइंटिफिक एंड द मेथोडोलॉजिकल कंपैरिजन ऑफ दैट नेशन vis-a-vis अदर नेशन। ठीक है। यहाँ से एक बड़ा ही डिस्टिंक्टिव डिफरेंस उभर के आता है ट्रेडिशनल अप्रोच वर्सेस मॉडर्न अप्रोच में, कि ट्रेडिशनल अप्रोच वाज मच नैरोअर इन स्कोप एज इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मर लीगल अप्रोच दैट कैरेक्टराइजेज द पॉलिटिकल साइंस एज अ होल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ द कंपैरिजन था वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर्मल लीगल अप्रोच जो पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी दिनों से चला आ रहा है उसको ही बेसिस मान के, उसको ही फ्रेमवर्क मान के ये जो अप्रोच है ये किसी भी देश के पॉलिटी को समझने की कोशिश करता था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो था वाज मच नैरोअर इन स्कोप बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन द फॉर्मल लीगल अप्रोच दैट कैरेक्टराइजेज द पॉलिटिकल साइंस एज वेल। अब ये जो फॉर्मल लीगल अप्रोच कहने का क्या मतलब है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी कंट्री के, जो लीगल फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन होते हैं किसी भी कंट्री के, सिर्फ उन लीगल फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन को ही कंपेयर करके अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं तो जो हमारा
हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटी होगा किसी भी नेशन का, वो काफ़ी नैरो इन द स्कोप होगा। फॉर एग्जांपल फ्रांस जो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम आपका श्रीलंका फॉलो करता है, दोनों सेमी प्रेसिडेंशियल हैं। अगर इन दोनों सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिस पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे, तो फ्रांस और श्रीलंका के बीच में कोई अंतर ही नहीं नजर आएगा। तो ये हमने सिर्फ फॉर्मल लीगल अप्रोच के बेसिस पे दो नेशंस को कंपेयर करने की कोशिश की। तो अगर हम ये अप्रोच अपना रहे हैं कि हम बस फॉर्मल लीगल अप्रोच के बेसिस पे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो स्कोप जो होगा, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो काफ़ी नैरो होगी। Now, again, the traditional approach was restricted to the study of formal process of government and institutions. In contrast, the comparative politics is wider in scope and encompasses not merely institutions but political processes as well. तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरिजन था, वो सिर्फ फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस को, वो सिर्फ फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर को ही कंपेयर करता था, और इट वाज रेस्ट्रिक्टेड, द ट्रेडिशनल अप्रोच वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। वो जो था वो सिर्फ फॉर्मल प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस की बात करता था कि हमने पार्लियामेंट को कंपेयर कर लिया, हमने एग्जीक्यूटिव को कंपेयर कर लिया, हमने लेजिस्लेचर को कंपेयर कर लिया, हमने जुडिशरी को कंपेयर कर लिया, और ये भाई हो गया हमारा अपना कंपैरिजन। तो हमने सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच में फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशन को कंपेयर किया। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, वो क्या बोलता है कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, वो ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को कंपेयर करता है, वो ना सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को एक मेथोडोलॉजी के आधार पर कंपेयर करता है, बट इट ऑल्सो कंपेयर्स द पॉलिटिकल प्रोसेसेस एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, जो इलेक्टोरल प्रोसेस है फ्रांस में और श्रीलंका में, ये उसको भी कंपेयर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मेथड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव बॉडी, वो मेथड क्या है, वो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, ये उसको भी कंपेयर करेगा कि सिविल सोसाइटी कैसे उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इंगेज हो रही हैं, उसका क्या पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये भी कंपेयर करेगा। तो जो मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटी है, वो न सिर्फ इंस्टीट्यूशन को कवर करता है बल्कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस को भी कवर करता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लीगल इंस्टीट्यूशंस को कवर करता है। दूसरी बात क्या है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रेडिशनल अप्रोच, इज मल्टीडिसिप्लिनरी इन नेचर and in outlook, meaning that it draws not only on political science but also on history, economics and sociology. ये अंतर बड़ा महत्वपूर्ण है मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में और ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। ये जो मॉडर्न अप्रोच जो है, ये न सिर्फ पॉलिटिकल साइंस पे रिलाई करता है, बल्कि ये अपना इंस्पिरेशन, ये अपना 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 जो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये दूसरे फील्ड से भी लेके आता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सोशोलॉजी, फॉर एग्जांपल फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम पॉलिटी। और लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, वो सिर्फ और सिर्फ रिलाई करता था पॉलिटिकल साइंस के थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे। तो ये जो डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मॉडर्न अप्रोच था, जो मॉडर्न अप्रोच जो है, वो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे रिलाई नहीं करता है, बल्कि वो और जो अदर फील्ड्स हैं उनके भी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे रिलाई करता है, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया। लेकिन जो ट्रेडिशनल अप्रोच था, वो बस पॉलिटिकल साइंस पे ही रिलाई करता था। एक इसका बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है, जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव और मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच जो है, ये अप्रोच जो इंस्पायर है, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफ मेलिनोस्की से इंस्पायर्ड है, जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा था कि हर सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करता है, लेकिन वो स्ट्रक्चर जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, वो हर सोसाइटी में डिफरेंट हो सकता है। यानी 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 एक जो स्ट्रक्चर है जो एक पर्टिकुलर काम करेगा, वो स्ट्रक्चर, वो काम तो हर सोसाइटी में होगा ही, लेकिन वो काम कोई दूसरा स्ट्रक्चर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में जो सिक्योरिटी का तंत्र है, जो सुरक्षा देने का तंत्र है, इंटरनल सिक्योरिटी का तंत्र है, वो तंत्र को कौन सा स्ट्रक्चर मैनेज करता है, तो होम मिनिस्ट्री मैनेज करती है। लेकिन यूएसए में इसी तंत्र को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर मैनेज करती है, ट्रेजरी मैनेज करती है, और वाइट हाउस मैनेज करती है। तो फंक्शन तो सेम है सिक्योरिटी का, लेकिन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है उसको मैनेज कर रहे हैं।
तो इसी तरह जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था उसका इंस्पिरेशन एंथ्रोपोलॉजी से आया। तो ये मॉडर्न अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक है। मॉडर्न अप्रोच सिर्फ रिलाई नहीं किया पॉलिटिकल साइंस के थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे बस, लेकिन उसने एंथ्रोपोलॉजी से भी एक कॉन्सेप्ट चुराने की कोशिश की। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, वो बस पॉलिटिकल साइंस पे रिलाई करता है। हम लोग तीसरा जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो पैरोकियल है। पैरोकियल कहने का मतलब क्या है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन स्पेस। ठीक है, तो ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच था वो काफ़ी यूरोसेंट्रिक था, ये सिर्फ यूरोप की पॉलिटी की बात करता था, यूरोप के पॉलिटिकल डायमेंशन से दुनिया को समझने की कोशिश करता था। लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है that is not parochial in nature. It employs a different set of methodology for different nations. Okay, आप पोस्ट कॉलोनियल नेशंस को यूरोपियन फ्रेमवर्क से नहीं देख सकते हैं। इसी तरह की चर्चा एंथ्रोपोलॉजी में भी हुई थी जब आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात की गई थी, जो कि यूरोप में रह के, जो कि इंग्लैंड में रह के इंडिया के कल्चर के बारे में बयान देते थे बिना कभी इंडिया को विजिट किए हुए। ये सेम जो सिम्टॉम है ये आपका पॉलिटिकल साइंस में भी आ गया था, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस में आ गया था कि ये अप्रोच पैरोकियल बनते जा रही थी, ये यूरोसेंट्रिक बनते जा रही थी अपने आप पे। So the traditional approach was parochial, that is restricted to the European government and therefore Eurocentric in its outlook and analysis. The post-war period saw a broadening of the field as after decolonization the number of state increased, throwing a fresh theoretical and methodological question. लेकिन अब क्या हो गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच की लिमिटेशन यहाँ पे इसलिए आ गई कि जिस चश्मे से आप यूरोप को देख रहे थे, फ्रांस को देख रहे थे, जर्मनी को देख रहे थे, फॉर दैट मैटर यूनाइटेड स्टेट्स को देख रहे थे, आप उसी चश्मे से न्यूली डीकोलोनाइज स्टेट्स को, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ के न्यूली डीकोलोनाइज स्टेट हो गए, या आपका इंडिया ही हो गया फॉर दैट मैटर, या श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, आप इन कंट्रीज़ को उन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ के चश्मे से नहीं देख सकते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पे फेल हो गया बिकॉज ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज पैरोकियल इन नेचर, ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज पैरोकियल इन इट्स आउटलुक एंड इट्स प्रोसेस, while the modern approach is much more broadened and is not parochial in its outlook and approach. Okay, फाइनली क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो आपका क्या है, स्टैटिक है। कहने का मतलब क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि सिस्टम चेंज क्यों करता है, ये जो सिस्टम है वो चेंज क्यों करता है, कैसे करता है, उसमें कल्चर का, उसमें हिस्ट्री का, उसमें इकोनॉमी का क्या योगदान होता है, इसको समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो मॉडर्न जो अप्रोच है वो ये भी बताने की कोशिश करता है कि वाई द सिस्टम चेंजेज। Finally, the traditional approach was static. It did not try to understand why system changes. Comparative politics, लेकिन comparative politics जो है in contrast has been preoccupied with the question of how political system changes from tradition to modernity and the problem that rapid changes can produce, and also why some system changes more slowly than others and retain traditional features. So traditional approach जो था वो काफ़ी static in nature था, वो इस बात पे ध्यान देने की कोशिश नहीं करता था कि सिस्टम चेंज आखिर क्यों करता है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच जो है, जो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटी जो है, वो इस बात पे भी गौर करती है कि सिस्टम चेंज क्यों करता है, कोई सिस्टम ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की तरफ कैसे आती है, किसी सिस्टम ये चेंज फास्ट क्यों होता है, स्लो क्यों होता है, किसी सिस्टम में एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस चेंज क्या होता है। देयरफॉर द स्कोप ऑफ द मॉडर्न अप्रोच ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज मच वाइडर एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहाँ तक हमने देखा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द मॉडर्न अप्रोच। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे about the introduction of the comparative politics, and we will try to place the comparative politics in the overall dimension of political science and international relations. Thank you.